हेलो। हाय, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है? हमेशा की तरह ही। तुम बताओ किसकी स्टोरी सुनना पसंद करोगी? मैंने जब पनाधाय की स्टोरी पढ़ी, तब उसमें रानी कर्णावती का नाम आया। मुझे उनके बारे में जानना है। ठीक है, मैं तुम्हें उन्हीं की स्टोरी सुनाती हूँ। थैंक्स। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। रानी कर्णावती एक ऐसी रानी थी जिनकी चर्चा आज भी इतिहास के पन्नों में की जाती है। इस रानी ने अपने राज्य की हार को देखते हुए 8 मार्च 1535 को जौहर कर लिया था। यह मेवाड़ का दूसरा जौहर माना जाता है। पहला जौहर रानी पद्मिनी ने 1303 में किया था, जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जौहर पुराने समय में भारत में राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता था। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष केसरिया करते थे तथा स्त्रियां जौहर कर लेती थीं, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थी। जौहर कर लेने का कारण युद्ध में हार होने पर शत्रु राजा द्वारा हरण किए जाने का भय होता था। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह जौहर कर लेती थी। वहीं दूसरी ओर केसरिया पुरुष द्वारा किया जाता था। योद्धा अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे, जो भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल होती थी जो युद्ध करने में सक्षम होती थी। यह किसी भी दुश्मन को बहुत डराने वाला मंजर होता था, क्योंकि इसको करने वाले योद्धा को मौत का डर बिल्कुल भी नहीं होता था और वो उस समय बहुत ज्यादा खतरनाक एवं शक्तिशाली योद्धा साबित होता था। रानी कर्णावती अपने बलिदान के लिए जानी जाने वाली उन बहादुर रानियों में से एक है, जो अपनी जान तो दे दी लेकिन दुश्मन के सामने अपने घुटने नहीं टेके। रानी कर्णावती या कर्मवती बूंदी के शासक हाड़ा नरबद्दू की पुत्री थी। अल्पकाल के लिए बूंदी की शासिका भी रहीं। इनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के साथ संपन्न हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी बायोग्राफी बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा हिंदुस्तान में सबसे शक्तिशाली शासक थे। मैं देखा चाहता हूँ कि एक भुजा, एक आंख, एक पैर वाला राजा कैसे युद्ध करता है, कैसे पर घोड़े पर बैठता है और कैसे वह तलवार चलाता है। युद्ध के पश्चात उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया। रानी कर्णावती के 2 पुत्र थे, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। वह महाराणा प्रताप की दादी थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु ही जाती है। पता है राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई? पहले मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ के राणा सांगा ने उनके खिलाफ राजपूत शासकों का एक दल का नेतृत्व किया, लेकिन अगले वर्ष खानवा की लड़ाई में वे पराजित हुए। राणा की सेना युद्ध हार चुकी थी। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने मेवाड़ी सेना के कटे सरों की मीनार बनवाई थी। जब राणा को होश आने के बाद यह बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, मैं हारकर चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी बची कुची सेना को एकत्रित किया और फिर से आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। पर यदि युद्ध होता तो मेवाड़ की सेना का ही अहित होता, क्योंकि युद्ध में भारी नुकसान हो चुका था। युद्ध में राणा सांगा को गहरे घाव हो गए, जिसकी वजह से वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए उनके किसी विश्वास पात्र ने उनके भोजन में विष मिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके पीछे उनकी विधवा रानी कर्णावती और उनके बेटे राजा राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह थे। रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र विक्रमजीत हाथों में राज्य का पदभार संभालने को दिया, लेकिन इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए अभी विक्रमजीत की उम्र कम थी।
इस बीच गुजरात के बहादुर शाह द्वारा दूसरी बार मेवाड़ पर हमला किया गया था, जिनके हाथ विक्रमजीत को पहले हार मिली थी। रानी के लिए यह बहुत चिंता का मामला था। रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ के सम्मान की रक्षा में मदद करने के लिए अन्य राजपूत शासकों से अपील की। शासकों ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि विक्रमजीत और उदय सिंह को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए युद्ध के दौरान बूंदी जाना चाहिए। रानी कर्णावती अपने बेटों को बूंदी भेजने के लिए राजी हो गई और उन्होंने अपनी भरोसेमंद दासी पन्ना से कहा कि उनके साथ रहना और उन्हें अच्छी तरह से देखभाल करना, और पन्ना ने यह जवाबदेही स्वीकार कर ली। कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और उन्हें एक भाई का दर्जा देते हुए सहायता के लिए अपील की। हुमायूं एक प्रख्यात मुगल सम्राट था जो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं एक इकलौता ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने पिता बाबर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने मुगल साम्राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में किया था। अकबर हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं, जो बंगाल के आक्रमण की तैयारी पर था, दया से प्रतिक्रिया व्यक्त की और रानी कर्णावती को सहायता देने का आश्वासन दिया। इस प्रकार उसे हर रक्षा बंधन को याद किया जाता है। यह सच है कि हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ की तरफ चले, लेकिन वह समय पर वहां पहुंचने में नाकाम रहे। हुमायूं के आगमन से पहले बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती यह हार समझने लगी। तब चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर सन 1535 में हुआ। कर्णावती ने शत्रु की अधीनता स्वीकार नहीं की और 13,000 रानियों के साथ जौहर किया। सभी पुरुषों ने भगवा कपड़े लगाए और केसरिया किया। बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया और कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को मेवाड़ के शासक बना दिया। कुछ सालों बाद विक्रमादित्य की हत्या दासी पुत्र बनवीर ने कर दी थी और स्वयं मेवाड़ पर शासन किया, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिली। इसी समय सिसोदिया वंश के उदय सिंह को पनाधाय ने अपने पुत्र की जान देकर भी बचा लिया और मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। अब मैं तुम्हें पनाधाय की स्टोरी सुनाऊंगी। या श्योर, देन बाय, नाइस टू मीट यू। मी टू, बाय।